आज पूरी दुनिया की नज़रें है ना मिडल ईस्ट पर है, जहाँ यूएस और इजराइल ने मिलकर है ना ईरान पे मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि ग्लोबल मार्केट में ना एक टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। यहाँ सबका ये कहना है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल है ना $80 तक पहुंच चुका है, एज वेल एज है ना पेट्रोल और महंगा होएगा एंड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये लड़ाई कोई जमीन या तेल के लिए नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है उस इनविजिबल और छोटी चीज के लिए जो फ्यूचर का एक गोल्ड बनने वाला है। रिसेंटली यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हो रहा है वो कोई सिंपल वॉर नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक डीप और हिडन मीनिंग है। दैट इज योर सेमीकंडक्टर। बिकॉज आज के टाइम पे ना असली पावर ऑयल में नहीं है, बल्कि चिप्स से डिसाइड हो रहा है। बिकॉज मॉडर्न वॉर में ना बिना उन चिप्स के ना मिसाइल्स लॉन्च ही नहीं हो सकते, ड्रोन्स बिना सेंसर्स के उड़ते ही नहीं है, सैटेलाइट्स है बिना प्रोसेसर्स के काम ही नहीं करते, और तो और आपका स्मार्टफोन है ना बिना उन टाइनी माइक्रोचिप्स के ना सिर्फ एक महंगे ग्लास का डब्बा है। अब यहाँ एंट्री होती है इजराइल की, बिकॉज इजराइल सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये एक हाईटेक बैटलफील्ड का है ना कमांड सेंटर है, जहाँ पर इंटेल और निविडिया जैसी कंपनीज है ना अपने सबसे एडवांस चिप्स है ना डेवलप करते हैं। सो अगर वॉर की वजह से ना इजराइल बंकर में चला गया तो ग्लोबल टेक इनोवेशन में ना एक बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है। यहाँ है ना एक और सिनेरियो क्रिएट होता है, दैट इज कि अगर चाइना ने ना ताइवान पर मूव कर दिया और इजराइल है ना ईरान के साथ फुल स्केल वॉर में ना उलझ गया, तो दुनिया की 70% एडवांस चिप सप्लाई चेन है ना ठप हो जाएंगी। जिसका सीधा मतलब ये है कि आपका अगला लैपटॉप 2 साल में मिले, कार की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाए, एज वेल एज आपके स्मार्टफोन का प्राइस है ना 40 to 50% डायरेक्ट बढ़ जाए। क्योंकि आज के टाइम पे ना डेटा एक नया ऑयल है और चिप्स एक नया हथियार। लेकिन इसी ग्लोबल केओस के बीच है ना इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिस स्ट्रैटेजी का नाम है द सिलिकॉन शील्ड। एक $100 बिलियन का विजन, जो कि इंडिया को सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर बना सकता है। तो क्या इंडिया इस चिप वॉर को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा, या हम सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे? तो अब सवाल ये आता है ना कि यार इजराइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इजराइल को ना स्टार्टअप नेशन ऐसे ही नहीं कहा जाता, बिकॉज वर्ल्ड की लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे एप्पल, इंटेल, निविडिया का है ना बड़े जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है ना वो इसराइल में प्रेजेंट है। ऑल्सो इंटेल की जो लेटेस्ट कोर अल्ट्रा सीरीज है ना वो वहीं के हाइफा लैब में डिजाइन हुई है। सो जब वहाँ मिसाइल्स गिरती है ना तो सिर्फ बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि ग्लोबल इनोवेशन भी रुक जाता है। और यहीं से बहुत होता है उस कंसेप्ट का जिसे बोला जाता है द सिलिकॉन शील्ड। ये शील्ड है ना ताइवान ने बनाई थी। उन्होंने ना दुनिया को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर दिया था कि अगर ताइवान को कुछ होता है ना तो बड़ी कंपनी जैसे एप्पल और टेस्ला भी है ना उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो इसी रीजन से ना अमेरिका और यूरोप है ना ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूर है। लेकिन अभी के टाइम पे ना वो बैकअप ढूंढ रहे हैं, बिकॉज चाइना है ना ताइवान से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, एज वेल एज इजराइल है ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहता है। और इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बैकअप प्लान का ना फायदा उठाया है, बिकॉज इंडिया सिर्फ है ना फैक्ट्रीज नहीं सेटअप कर रहा, वो एक ऐसा जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है जो मिडल ईस्ट या चाइना ऑफर नहीं कर सकते। इसी रीजन से ना अमेरिका ने इंडिया के साथ ICET, दैट इज योर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना साइन की है। बिकॉज वो चाहता है ना कि अगर इन फ्यूचर जाके ताइवान या फिर इजराइल पे काम रुक जाए तो इंडिया के पास है ना वर्ल्ड का ब्रेन है ना सेफ रहे। और यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा शिफ्ट है, बिकॉज अब हम सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। अब आते हैं ना ग्राउंड रियलिटी पे कि क्या ये सिर्फ बातें हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आज 28 फरवरी को है ना PM ने गुजरात के सनंद एरिया में ना माइक्रोन ATMP को इनॉग्रेट किया है। ये सुनने में तो छोटा लग रहा है, बट ये कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज ये प्लांट का लगभग इन्वेस्टमेंट है ना 22,500 करोड़ है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बिकॉज इस साल है ना 2026 फरवरी यूनियन बजट में ना गवर्नमेंट ने ISM 2.0 लॉन्च किया है, दैट इज योर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें ना 40,000 करोड़ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को ना अलॉट किए गए हैं। लेकिन यह बहुत ही एक शॉकिंग स्टैटिस्टिकल रियलिटी है, दैट इज कि जितना खर्चा इंडिया गोल्ड इंपोर्ट में कर रहा था ना उससे ज़्यादा खर्चा वो सेमीकंडक्टर और चिप्स इंपोर्ट में करने वाला था, जिसका इम्पैक्ट ये होता कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज है ना धीरे धीरे खत्म होते जाता। लेकिन ISM 2.2 के साथ है ना इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। यहाँ सोचने वाली बात ये है ना कि अगर मेड इन इंडिया चिप्स है ना हमारे कार्स और वॉशिंग मशीन में लगेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होएगा और रुपी है ना स्ट्रांग होएगा। और तो और गवर्नमेंट आज के टाइम पे ना 50% सब्सिडीज दे रही है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि अगर आज के टाइम पे अगर हमने चिप्स खुद के नहीं बनाए तो इन फ्यूचर है ना हमको दूसरे कंट्रीज के सामने झुकना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पे कि 2 मार्च मंडे को है ना मार्केट का इम्पैक्ट क्या होएगा। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग है ना इजराइल और ईरान वॉर की न्यूज़ की वजह से ना मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा,
बिकॉज जब भी मिडल ईस्ट में कोई टेंशन राइज होता है ना, तो इन्वेस्टर्स है ना सेफ हेवन की तरह भागते हैं। दैट इज आपका गोल्ड है ना थोड़ा आई गेस सर्ज होएगा मंडे को, एज वेल एज स्टॉक मार्केट में ना थोड़ा करेक्शन होएगा। लेकिन यही वो वक्त है जहाँ एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है। बिकॉज अगर आप निफ्टी आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स को देखेंगे ना, तो वहाँ एक अलग ही कहानी चल रही होगी, जहाँ मार्केट की इनडायरेक्टली नजर रहेगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन या केन्स टेक्नोलॉजी पर। क्योंकि ISM 2.0 की इनॉग्रेशन की वजह से ना इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में भरोसा दिया गया है। फिर चाहे वॉर की वजह से वो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस गिरे क्यों ना, लेकिन इंडिया की सेमीकंडक्टर पावर एंड लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर कंपनी क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं कि यार इसका आपकी और मेरी लाइफ पर क्या असर रहेगा। लाइक यार कॉमन मैन के लिए सबसे बड़ा खतरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दैट इज कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना $80 से $85 तक सस्टेन रहेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होएगा, जो इनडायरेक्टली है ना सारी चीज़ों के प्राइसेस को ना अफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ ना एक सिल्वर लाइनिंग भी है। दैट इज कि अगर इंडिया अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग की है ना स्पीड बढ़ाता है, तो आने वाले 2-3 सालों में ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की प्राइसेस है ना ग्लोबल शॉक से बच जाएंगी। यहाँ तक सुनने और समझने के बाद हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा? ऑनेस्टली यार हमें इस केस में ना बहुत ही रियल रहना चाहिए, बिकॉज चाइना है ना इस फील्ड में 30 ईयर्स से लगा हुआ है, जबकि इंडिया को लगे हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। ऑल्सो इंडिया ना अभी फैब्रिकेशन में ही सबसे पीछे है, जहाँ तक उसने है ना खाली ATVM दैट इज योर असेंबली एंड टेस्टिंग शुरू किया है। लेकिन अगर इसके पॉजिटिव साइड की बात करें, तो इंडिया के पास एक ऐसा एसेट है जो किसी के पास नहीं है, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स है ना इंडियंस है, जो कि है ना सिर्फ US और यूरोप में काम कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे वो वापस इंडिया आ रहे हैं। ऑल्सो इसका दूसरा बड़ा पॉइंट है इसकी इंटरनल कंजम्पशन। लाइक इंडिया है ना दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन और EV मार्केट बनने वाला है। सो यहाँ हमें किसी और को चिप्स बेचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारे लोग ही इतना चिप्स खरीद लेंगे कि इंडस्ट्री है ना अपने आप ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो जियोपॉलिटिक्स में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। बिकॉज 2026 में ना जब दुनिया है ना वॉर्स और सप्लाई चेन के बीच जूझ रही है, तब इंडिया है ना न्यूट्रल और सेफ बन के ना अपने आप को डेवलप कर रहा है। अगर आप यहाँ एक इन्वेस्टर है, तो आप टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर पे ना जरूर नजर रखिए। इधर आपका क्या कहना है, इंडिया कितने टाइम में ना ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन जाएगा? कमेंट में बताइएगा जरूर।